तो कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने देखा था कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली चाइना गए थे। चाइना में कई सारी डील करके आए थे, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने नेपाल के लिए अब मुश्किल खड़ी कर। इंडिया का कहना है कि नेपाल अगर चाइना के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो फिर हमारे से भीख ना मांगे। इंडिया का कहना है कि नेपाल हमारी भीख पे ही पलता है, बढ़ता है और अपने मुल्क को चलाता है, और उसके बावजूद भी नेपाल फिर चाइना के साथ डील करता है। लेकिन अगर हम इनको साथ डील करना चाहे तो इन लोगों की औकात ये लोग भूल जाती है और ये चाइना की तरफ जाते हैं। इंडिया का कहना है कि नेपाल को हम ही भीख देख के इसको चलाते हैं और ये फिर चाइना की तरफ चले जाता है। चलिए इस दफ़ा इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या बात करती है, इंडियन मीडिया का रिपोर्ट देख के आपके साथ डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप किसी के घर बार बार मदद मांगने जाएं और हर बार दरवाजा बंद ही मिले तो कैसा महसूस करेंगे। कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का। भारत ने इस बार उन्हें ऐसा सबक दिया है जो शायद उम्र भर याद रहेगा। भारत ने सीधा साफ संदेश दे दिया है, अगर आप हमारी संवेदनशीलताओं का सम्मान नहीं करेंगे और कुछ हदें पार करेंगे तो मदद की उम्मीद रखना बेकार है। असल में हुआ यह कि ओली साहब ने भारत से कई बार गुहार लगाई कि हमें सहयोग दीजिए, हमारी मुश्किलें हल कीजिए, लेकिन नतीजा सन्नाटा। भारत की ओर से न कोई जवाब, न कोई स्वागत। यहां तक कि नेपाल की विदेश मंत्री भी कोशिश करके थक गईं कि कम से कम भारत के किसी वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात हो जाए, लेकिन भारत ने उन्हें भी तवज्जो नहीं दी। अब जरा पीछे चलें। केपी शर्मा ओली ने जब भारत की जगह चीन का रुख किया तो यही दिखाने की कोशिश की कि वे भारत पर निर्भर नहीं हैं। पहले तो यूएन के लिए अमेरिका गए और फिर द्विपक्षीय वार्ता के लिए चीन की ओर बढ़ गए, लेकिन यह चाल भारत को प्रभावित करने के बजाय उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ रही है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब सिर्फ बातें नहीं चलेंगी। सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों नेपाल के प्रधानमंत्री बार बार यह दांव खेलते हैं और फिर असफल होकर वापस लौटते हैं। क्या यह उनकी रणनीति में खामी है या वे भारत की कूटनीतिक ताकत को हल्के में ले रहे हैं? दोस्तों, केपी शर्मा ओली शायद अपनी पुरानी आदतों से मजबूर हैं। अब खबरें आ रही हैं कि वे भारत को एक और संदेश देने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की ओर रुख करने की तैयारी में हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी इसे कवर करना शुरू कर दिया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नेपाल, जो लंबे समय से ओली के नेतृत्व में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, अब अलग अलग मोर्चों पर गुटबंदी का प्रयास कर रहा है। सोचिए, एक तरफ ओली, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तीसरी तरफ यूएस। इन सबका मकसद है भारत को घेरने की योजना बनाना, और इस पूरी गुटबंदी का मंच बनने की कोशिश कर रहा है सार्क। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह वाकई संभव है? अब बात करें ओली और भारत के रिश्तों की। यह वही ओली हैं जिनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल का दौरा किया था, और ओली भी पहले भारत का दौरा कर चुके हैं। लेकिन भारत ने उनसे बार बार बातचीत करके एक अहम बात सीख ली है, ओली की राजनीति के पैंतरे। भारत ने अब इन्हें समझने का तरीका बदल दिया है। असल में ओली साहब बार बार भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक की उनकी सभी रिक्वेस्ट भारत ने ठुकरा दी है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते ही पहली विदेश यात्रा हमेशा भारत की ओर होती है। ये परंपरा रही है, लेकिन इस बार ओली साहब ने जो कदम उठाया उसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने भारत आने की इच्छा तो जताई, लेकिन शर्तों के साथ। भारत ने भी साफ कह दिया, शर्तों के साथ आने की जरूरत नहीं है। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। सितंबर के महीने में ओली के ऑफिस और उनकी विदेश मंत्रालय से नई दिल्ली को लगातार संदेश भेजे गए। निवेदन किया गया कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारत बुलाया जाए, लेकिन भारत ने इस पर कोई रुचि नहीं दिखाई। और इसके बाद ओली ने चीन का रुख कर लिया, यह दिखाने के लिए कि अगर भारत उन्हें नहीं बुलाएगा तो वे बीजिंग चले जाएंगे। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि नेपाल और भारत का रिश्ता हमेशा से भाईचारे का रहा है, लेकिन ओली के नेतृत्व में चीजें अलग दिशा में जा रही हैं। दोस्तों, जो नेपाल से हमारे दर्शक हैं, उनसे निवेदन है कि इसे व्यक्तिगत तौर पर न लें। यह सारा मामला ओली के नेतृत्व और उनकी राजनीति के संदर्भ में है। ओली का चीन द्वारा, जिसे बड़ा कदम माना जा रहा था, पूरी तरह से असफल रहा। उन्होंने वहां बीआरआई प्रोजेक्ट पर ऐसी शर्तों के साथ हस्ताक्षर किए जिनसे नेपाल को बड़ा नुकसान हुआ।
चीन ने इसे सहायता कहकर पेश किया, लेकिन असल में यह एक जटिल लोन मॉडल था जिसने ओली की किरकिरी कर दी। चीन से लौटने के बाद ओली ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की एक और कोशिश की। इस बार नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देबा को भेजा गया। वह यूरोप के दौरे से लौटते समय दिल्ली में रुकीं। औपचारिक तौर पर यह हेल्थ चेकअप का बहाना था, लेकिन असली मकसद जयशंकर साहब से मुलाकात करना था। उन्होंने काफी कोशिश की कि भारत के विदेश मंत्री से अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन उन्हें साफ जवाब मिला कि इस बार यह संभव नहीं है। दोस्तों, जब बिना योजना के कोई मुलाकात का प्रस्ताव आए तो जाहिर है दूसरी तरफ तैयारी का वक्त नहीं होगा। यही हुआ जब नेपाल की ओर से कहा गया कि विदेश मंत्री जयशंकर जी से मिलने का समय दिया जाए, लेकिन भारत ने सीधे जवाब दिया, हम व्यस्त हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। नेपाल की ओर से फिर कहा गया कि चलिए कोई और वरिष्ठ मंत्री से ही मिलवा दीजिए। जब यह भी संभव नहीं हुआ तो आखिरी कोशिश में किसी वरिष्ठ नौकरशाह से मिलने की बात की गई, लेकिन यहां भी वही जवाब मिला, सभी व्यस्त हैं। और इस तरह नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देबा को खाली हाथ लौटना पड़ा। यह थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि नेपाल कांग्रेस, जिससे आरजू जी आती हैं, का भारत से हमेशा से मजबूत संबंध रहा है। चाहे भारत में बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की, नेपाल कांग्रेस ने दोनों के साथ अच्छा तालमेल रखा है। लेकिन इस बार मामला कुछ और था। आरजू जी को यह याद दिला दिया गया कि चाहे वे नेपाल कांग्रेस से हों, फिलहाल वे उसी गठबंधन सरकार का हिस्सा हैं जिसका नेतृत्व केपी शर्मा ओली कर रहे हैं, और यही कारण है कि भारत ने उनसे दूरी बनाए रखी। अब सवाल उठता है कि भारत ओली से इतना नाराज क्यों है। यह नाराजगी नई नेपाल का कहना है कि हम अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर चाहते तो इंडिया हमारे साथ नहीं बेहतर करना चाहती, लेकिन इंडिया का कहना है कि हम नेपाल को अगर पेट्रोल दे रहे, डीजल दे रहे, बाकी सारी चीज़ें दे रहे और हम नेपाल के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो नेपाल को हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, ना कि चाइना के साथ। इंडिया का कहना है कि नेपाल के साथ हमने नेपाल के इलेक्शन के लिए भी अच्छा काम किया, बाकी सारी चीज़ों में भी इनकी मदद की, लेकिन ये लोग हमारी काम के अंदर नहीं आते, ये लोग हमेशा चाइना की तरफ जाते। अब चाइना के साथ अगर ये लोग ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं तो फिर हमारे लिए मसला बनता है, हम नहीं चाहते। इंडिया कहता है कि हमारा इतना पावर है कि अगर ये लोग चाइना के साथ भी डील करेंगे तो चाइना इनको ऐसी डील देगा जो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, और नेपाल फिर हमारे पास ही वापस से आएगा। और ये हमें देखने को मिल रहा है कि नेपाल चाइना के साथ डील तो करके आया है, लेकिन इस टाइम पे वो इंडिया के साथ भी डील करना चाहता है। तो जिससे साफ नज़र आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं नेपाल के डील जो है वो फाइनलाइज नहीं हुए चाइना के साथ, और चाइना मदद उस तरीके से नहीं करना चाहती जिस तरीके से नेपाल को उम्मीद थी कि चाइना मदद करेगी। अब इंडिया कह रहा है कि भाई हम मदद तो करेंगे, भीख भी देंगे, सब देंगे, लेकिन अगर नेपाल चाइना के साथ ना दे तो